हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। सबसे पहले एक त्रुटि सुधार बता देता हूं कि कुछ देर पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था वो CDPO GS पेपर 2 के नाम से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं था। जो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर अभी देख रहे हैं ये CDPO GS पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं सेक्शन 1 जो पॉलिटी का खंड है उसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है BPSC का फेवरेट टॉपिक है गवर्नर। A governor should discharge his or her duty in accordance with the spirit of the Constitution and not just act as an agent of the center. Discuss the role of governor in the light of this statement. एक राज्यपाल को संविधान की भावना के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, न कि केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा कीजिए। सेम इसी तरीके का प्रश्न आप देख सकते हैं कि 17 अक्टूबर को हमने टेस्ट सीरीज में जो हमारा बैच नंबर 10 था उसमें पूछा था कि क्या राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख के बजाय केंद्र के एजेंट के रूप में अधिक कार्य कर रहे हैं। भारत के राज्यपाल के पद से जुड़े विवादों के आलोक में विश्लेषण कीजिए। यानी कि लगभग रिजेंबल करता हुआ एक प्रश्न पूछा गया है। अगर आपने इस प्रश्न को सही से कर रखा होगा तो आज की पॉलिटी में जो पहला प्रश्न पूछा गया है उसे करने में आपको ज़्यादा दिक्कत एग्जाम हॉल में नहीं आई होगी। दूसरा प्रश्न है, अध्यादेशों को फिर से लागू करना संविधान के साथ एक धोखा है और लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रियाओं का विनाश है। अध्यादेशों के लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी का मूल्यांकन कीजिए। Repromulgation of ordinances is a fraud on the Constitution and a subversion of democratic legislative processes. Evaluate this observation of the Supreme Court regarding the promulgation of the ordinances. अगला भी जो प्रश्न है उसे भी मैं टेस्ट सीरीज का दिखा देता हूँ। 29 अक्टूबर को जो हमने प्रश्न दिया है, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट नीड टू बी सुटेबली restrained to create a balance of power between the executive and the legislature in India and to check the misuse of the same. Comment. भारत में कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन बनाने और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को उपयुक्त रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। यानी कि लगभग जो हमने टॉपिक का चयन किया है और जिस तरीके से हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं वो कुछ हद तक आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है। तीसरा जो प्रश्न है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद जजों द्वारा नौकरी की इच्छा सेवानिवृत्ति के पूर्व निर्णयों को प्रभावित करती है? डू यू एग्री विद द व्यू दैट द डिजायर ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स बाय जजेज इन्फ्लुएंसेस प्री रिटायरमेंट ऑफ जजमेंट्स? जब हम लोगों ने इस तरीके के प्रश्न टेस्ट सीरीज में पूछना शुरू किया था स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न, तो कुछ लोगों ने कहा था कि सर ये UPSC का ट्रेंड है, BPSC स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न कम पूछती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि शुरुआत के 3 प्रश्न लगभग स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, व्हाई स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन इज नॉट ए गुड आइडिया, डिस्कस। चुनाव का स्टेट फंडिंग एक अच्छा विचार क्यों नहीं है, चर्चा कीजिए। इसमें ऑप्शंस बहुत कम दिए गए हैं, आपको मात्र एक ही ऑप्शन दिया गया है छोड़ने के लिए। 4 में से 3 क्वेश्चन आपको ग्रुप ए से करने हैं। अगला जो सेक्शन है सेक्शन 2, आर्थिक वृद्धि एवं जनसंख्या वृद्धि एक दूसरे के प्रतिगामी होते हैं, क्यों और कैसे? क्या यह भारत के संबंध में भी सत्य है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ आर रिवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। व्हाई एंड हाउ इज इट ट्रू इन केस ऑफ इंडिया आल्सो? पूर्व योजना आयोग की तुलना में वर्तमान नीति आयोग की कार्यनीति की अधिक प्रभावशीलता का तार्किक विश्लेषण कीजिए। CDPO के पेपर में लगभग 5 प्रश्न कहें कि लगभग डायरेक्ट तरीके से पूछ लिए गए हैं जो टेस्ट सीरीज में पूछे गए थे। व्हाट इज सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ईस्ट-वाइल प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग? आइडेंटिफाई द स्टेप टेकन बाय दीज इंस्टीट्यूशन इन ब्रिंगिंग बीमारू स्टेट इनटू द मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विकेंद्रीकरण न केवल संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करेगा अपितु महानगरीय तथा नगरीय केंद्रों में एवं आसपास बढ़ते जनसंख्या दबाव को भी कम करेगा। क्या आप सहमत हैं? ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछा गया है आपसे। अगला प्रश्न शॉर्ट नोट का है, बिहार एज ए राउस
बाउल ऑफ इंडिया। बिहार भारत का धान का कटोरा है। इस पर आपको एक 12 अंक का शॉर्ट नोट लिखना है। अगला है बिहार की मधुबनी हस्तकला कुटीर उद्योग, यानी कि मधुबनी पेंटिंग से आज तक प्रश्न नहीं पूछा गया था हिस्ट्री में, लेकिन पहली बार जो प्रश्न पूछा गया है वो जीएस पेपर 2 के सेकंड सेक्शन यानी इकोनॉमी वाले सेक्शन से जोड़कर पूछा गया है। मधुबनी हस्तकला को इन्होंने कुटीर उद्योग से ऐड किया है। अगला है कोविड-19 के कारण अन्य राज्यों से बिहार के प्रवासी मजदूरों की वापसी का बिहार की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। सेम क्वेश्चन है जो कि डब्ल्यूओ में पूछा गया था, रिवर्स माइग्रेशन का। अगला पेपर 2 सेक्शन 3 यानी साइंस वाले खंड से क्वेश्चन पूछा गया है। इसरो ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि नए अंतरिक्ष युग में कई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें इसरो को संबंधित करने की आवश्यकता है। उन पहलुओं पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की हालिया उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। साथ ही भारत में अंतरिक्ष उद्योग से संबंधित अवसरों और चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी? व्हाई इज नैनो टेक्नोलॉजी वन ऑफ द की technologies of the 21st century? Describe the salient features of the Indian government missions on nano science and technology and the scope of its application in the development processes of the country. हमने जो प्रश्न कर रखा है, दिखला नहीं रहा हूँ ग्रुप में मैं आपको, कि व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अगला प्रश्न है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इन इंडिया, आल्सो एक्सप्लेन द चैलेंजिंग इशूज। भारत में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के उद्देश्यों और महत्व पर चर्चा कीजिए, महत्वपूर्ण मुद्दों को भी समझाइए। और आखिरी प्रश्न है बिहार के साथ साथ भारत में किसानों की उत्पादकता और आय के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का आकलन कीजिए। तो जब आप नैनो टेक्नोलॉजी किस तरीके से कृषि में सहायक हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से सहायक हो सकता है कृषि में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से सहायक होता है, अगर इस तरीके के प्रश्न आपने अलग अलग कर रखे हैं तो आप इस प्रश्न को वर्गीकृत तरीके से उत्तर देने में बहुत ही सहज महसूस करेंगे परीक्षा हॉल में। यानी कि जो 12 प्रश्न सीडीपीओ में पूछे गए हैं, 7 तो ऐसे प्रश्न हैं जिसका कि उत्तर आप, अगर आपने टेस्ट सीरीज को सही से ईमानदारी से लगाया होगा, अभ्यास किए होंगे, तो परीक्षा भवन में दे सकते हैं। अगर आप 67 बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं और अभी तक आपने टेस्ट सीरीज शुरुआत नहीं की है, तो 10 नवंबर यानी कल से एक नए बैच की शुरुआत हो रही है। 80 क्वेश्चन डीआई के, 80 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। जीएस के क्वेश्चंस को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। हमारी कोशिश रहेगी कि इन क्वेश्चंस के अलावा 2 फुल लेंथ टेस्ट का हमने निर्णय लिया है इस बार, जो कि विदाउट मॉडल आंसर होगा। ये जो 160 क्वेश्चंस होंगे विथ मॉडल आंसर विथ एवोल्यूशन होगा। जो 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जीएस पेपर 1 और 2 के, एक ही दिन में होंगे। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि अभी जो 3 परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, डब्ल्यूओ की, ऑडिटर की और सीडीपीओ की, इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं जीएस में और डीआई में, इन सारे प्रश्नों को हम जो फुल लेंथ टेस्ट कराएं उनमें आपसे लिखवाने की कोशिश करें, ताकि जब आप इतने अभी लगातार एक ही महीने के अंदर हुए 3 परीक्षाओं के प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो आपको इसी तरीके के प्रश्न एग्जाम हॉल में मिल सकते हैं लिखने को 67th मेंस में। तो अगर आपको सैम्पल कॉपी चाहिए तो आप एक नंबर बता दे रहा हूँ, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं 9582287624। ये जो टेस्ट सीरीज डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में उपलब्ध है। अभी तक कुल लगभग 400 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सीडीपीओ के भी स्टूडेंट थे और 67 बीपीएससी के भी स्टूडेंट इसमें शामिल हैं। वैसे स्टूडेंट जो एलएसडब्ल्यू इंजन का ऑप्शनल है, उनके लिए मैं थोड़ी देर में एलएसडब्ल्यू की जो आज परीक्षा आयोजित की गई थी उसके पेपर को डिस्कस करूंगा। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम आपके लिए अधिक से अधिक कंटेंट उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।